तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड समूह गौ की दृष्टि से आप लोगों के लिए उत्तराखंड सिलेबस पर कंप्यूटर का जितना भी पार्ट दिया हुआ है उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यह मास्टर वीडियो है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की यह वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें हमने संपूर्ण सिलेबस को आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ढंग से चित्रों के साथ आपके सामने साझा किया है। आशा करते हैं आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, इससे आप लोगों का रिवीजन होगा। सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पर कोई भी छात्र ये ना बोले कि आपने ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। मैं पहले ही बोलूँगा, मैंने सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वह आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी हमने टॉपिक रखे हैं उनको आप जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं आपसे बात करता हूँ प्रीवियस ईयर के कोई सा भी पेपर आप उठाकर देख लें, जो अभी पिछले 3 से 4 महीनों में 2 या 3 पेपर आए हैं उसमें लगभग 4 या 3 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग ये सब जानते हैं। उसकी यह मास्टर वीडियो है और इसके अंतर्गत आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको यहाँ बताएंगे उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने कॉपी में राइट डाउन करना है, क्योंकि मैं चित्र के साथ इसको समझाऊंगा और जो जो चीज़ें इसके अंतर्गत मुझे महत्वपूर्ण लगेगी वह मैं इसके अंतर्गत उसको लिखवाता भी रहूँगा। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल इसको एक कथा की तरह सुनते हुए जाना है। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या जिन पर कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट पे लिख सकते हैं। यदि आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप जोशी सर क्लासेस देवभूमि करके हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हम लोगों ने लिंक भी डाला होगा, वहाँ जाकर उसको आप ऐड कर सकते हैं और इसकी पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी पीडीएफ बनाने में बहुत सा टाइम लगा है, ये मानकर चलें एक पूरा दिन निकल गया है इस पूरी पीडीएफ को बनाने में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हमने इसमें चर्चा की है। हम लोग अब इस पूरी वीडियो को बिल्कुल आगे करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या होता है इसको आप लोग देखेंगे। दूसरा आप लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, हार्डवेयर को समझेंगे। स्पैम को समझ रहे होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस को समझेंगे। यदि मैं आपसे बात करता हूँ इसी के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर जितनी भी फुल फॉर्म्स होती हैं, जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, चाहे वो एमएस एक्सेल हो या एमएस वर्ड हो, मैं सारी नहीं लाया हूँ शॉर्टकट कीज़, कुछ ही इंपॉर्टेंट लाया हूँ, उसको देख लीजिए। और उसके बाद अंत में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है 250 महत्वपूर्ण प्रश्न। 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरी वीडियो में मिलेंगे। लगभग ये 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने एग्ज़ाम को देकर आएँ। लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको आराम से इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। देखो सबसे पहले यदि मैं आपसे सामने बात करूंगा, आप लोग इन व्यक्ति को तो अच्छी तरह जानते होंगे। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे, इसको कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर स्टार्ट हम किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत करेंगे तो चार्ल्स बेबेज से करेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत यदि अब मैं बात करूंगा आगे मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, तो सबसे पहले देखो ये है आप लोगों के सामने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यदि मैं आप लोगों से बात करता हूं तो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर में यदि आप लोग देखेंगे ये सब क्या हैं, आप लोगों की इनपुट डिवाइस हैं। याद रखना इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी डाटा भेजा जाता है, किसके अंतर्गत, यहाँ पर आप लोगों के सीपीयू में भेजा जाता है। सीपीयू क्या है, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क है। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, 3 भाग होते हैं इसके। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे होगा, कोई भी अगर इनपुट से कुछ भी चीज़ अगर हम भेजते हैं तो वो आप लोगों की डाटा के रूप में होती है। किसके रूप में होगी, कोई भी यदि मैं कुछ भी चीज़ अगर इसके अंदर डाल रहा हूँ
तो वह डाटा के रूप में होती है। डाटा के रूप में यानी आप मान लीजिए इसमें मैं लिख देता हूँ माय नेम इज़ दीपक। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये यहाँ इसके अंदर चला जाएगा। अब जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये बाइनरी फॉर्म में या फिर इसके अपने कोड होते हैं उस फॉर्म में ये अपना यहाँ पर काम करता है और उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के रूप में इस चीज़ को समझेगा और आउटपुट के रूप में आपके मॉनिटर में ये दिखा देगा। ये महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर का ये पूरा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अभी हम आगे भी बात करेंगे। कुछ इनपुट डिवाइस जो महत्वपूर्ण है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, और भी महत्वपूर्ण है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आउटपुट डिवाइस पूछे जा सकते हैं आपसे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन हो गए, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर हो गया, ये सारे के सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीपीयू की, तो सीपीयू आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका होता है एक कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें रजिस्टर भी होता है। रजिस्टर क्या होता है यहाँ पर अभी हम पूरी बात करेंगे। जब मेमोरी की बात आती है तो मेमोरी के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आपको दिखने को मिलेगा, रैम या रोम। उससे भी तेज होती है आप लोगों की कैचे मेमोरी। अगर सबसे ज़्यादा हम तेज की बात करेंगे यहाँ पर, जिसको हम फास्ट मेमोरी बिल्कुल देखेंगे, तो वो कैचे मेमोरी है। अगर इसमें रजिस्टर भी आ जाएगा तो रजिस्टर के अंतर्गत स्टोर की जाती है, इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट मेमोरी में देखा जाता है। तो ये रजिस्टर कहाँ होता है, आपके सीपीयू के अंतर्गत होता है। सीपीयू में क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। याद रखना, जब आप लोगों ने हरे रंग की कुछ प्लेट देखी होगी, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जैसे डायोड होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत होते हैं। इस चीज़ को आपको देखने की, अगर कभी आपने कंप्यूटर का सीपीयू खोलकर देखा होगा तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये तो आप लोगों का आर्किटेक्चर हो गया। अब मैं आगे बात करता हूँ, लगभग हमने 6 मिनट में आर्किटेक्चर समझ लिया। और उसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की, देखो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, इसको आप लोगों को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट खींचना है और इसको पूरा का पूरा डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछा जाएगा प्रश्न में आयोग द्वारा ये पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल ढंग से यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, इसको आप लोग देखें। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यदि मैं बात करता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, डिवाइस ड्राइवर आएगा, फेमवेयर आएगा, ठीक है। फिर कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, असेंबलर आता है, लिंकर आता है, लोडर आता है, डीबगर आता है, किसमें, सिस्टम डेवलपमेंट में, ठीक है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी 3 भाग होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम यूटिलाइज। देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप लोगों के एग्जाम्पल ही बनते हैं। प्रश्न में ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर वो सरल क्वेश्चन बनाएगा तो डायरेक्ट आपसे सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रश्न पूछेगा। अगर वो कठिन बनाएगा तो इनमें से कुछ भी रख देगा, पूछेगा कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न ये बन सकता है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। वहाँ कंपाइलर दे देगा, इंटरप्रेटर दे देगा, असेंबलर दे देगा और एक यहाँ से उठा देगा आप लोगों का वर्ड प्रोसेसर। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या है, यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं इसको पूरा कराने बैठूंगा तो ये मानकर चलिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का बना तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर को और समझेंगे। देखो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका सबसे पहला क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस सिस्टम होता है और यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा, फाइल मैनेजमेंट होगी,
वायरस क्लीनअप होगा और डिस्क क्लीनअप होगा। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, देखो किसी भी कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर से प्रश्न बनते हैं। वो टाइम अब गुजर चुका है जब आपके हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब इतने छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो सब विद्यार्थी कर लेंगे, अगर उनको कठिन बनाना है तो वो सॉफ्टवेयर से पूछेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, वर्ड प्रोसेसर जितना भी होगा, स्प्रेडशीट आप लोगों ने देखी होगी जिसके ऊपर सारे आंकड़े बनाए जाते हैं, MS DOS उसके अंतर्गत, DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ कमर्शियल होता है, डिज़ाइन एंड आर्ट होगा, ये स्पेशल पर्पस के लिए है। देखो, दो पर्पस होते हैं किसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, एक तो जनरल पर्पस होगा, एक होगा स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस के अंतर्गत यदि मैं आपसे बात करूंगा तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वायरस हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, एक वायरस है आप लोगों का बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस या बूट वायरस कंप्यूटर में तब प्रवेश करता है जब कंप्यूटर बूट करता है। याद रखना, बूट से पता लग रहा है कि ये कौन सा होगा, बूट सॉफ्टवेयर होगा। जब बूट हम इसको करेंगे, यह बूट सेक्टर प्रोग्राम को मैलिकियस यहाँ पर क्या होगा, वर्जन में बदल देता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। ओवरराइट वायरस बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, ठीक है। इस वाले बात को मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ओवरराइट क्या होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम की फाइल को नुकसान पहुँचाता है, जो कि सिस्टम की फाइल्स को क्या है, मैलिशियस कोड में बदल देता है। यह फाइल का आकार बदले बिना उसमें लिखी जानकारी को पूरी तरह से बदल सकता है। महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको अच्छी तरह देखना चाहिए। फिर आपका आता है मार्को वायरस। मार्को वायरस के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट फाइल के मैक्रो क्रम में मैलिशियस कोड को जोड़ देते हैं और यह डॉक्यूमेंट फाइल जब अन्य किसी कंप्यूटर में खोली जाती है तो उसमें फाइल के द्वारा कंप्यूटर प्रवेश करता है। यदि आप लोगों को इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप लोग जोशी सर क्लासेस टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप ये पूरी वीडियो देखें। देखो, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप पेपर में निकलना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ से आपका गारंटेड बोल रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 90% का वादा करता हूँ। 100% नहीं बोल सकते, पर 90% आपको इस पूरे PDF में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। रेजिडेंट वायरस आप लोग सब जानते हैं, महत्वपूर्ण है। रेजिडेंट से पता लग रहा है टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है रेजिडेंट वायरस, जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में होते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड या शुरू होता है तो वायरस एक्टिव हो जाता है और कंप्यूटर की फाइल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नष्ट कर देता है। इस चीज़ को देख लेना। रेजिडेंट कब होगा, जब हम उसको लोड या शुरू करेंगे तब यहाँ पर इसका आ जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग देखना। एक होता है मल्टीपार्टेड यहाँ पर लिख रखा है वायरस। तो यदि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये कई प्रकार के संक्रामित होते हैं। यह मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR में फैलता है, जिससे यह वायरस हार्ड ड्राइव में स्टोर एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उसके अंतर्गत ये संक्रामित हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। वायरस और भी प्रकार के हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उनको भी आपको पढ़कर जाना है और इन 5 वायरस को भी देखकर जाना है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हार्डवेयर। मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लाऊंगा, लंबी वीडियो जरूर होगी, परंतु इसमें सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपका आता है एक्सटर्नल, फिर एक होता है हार्डवेयर इंटरनल। मैंने इससे पहले सॉफ्टवेयर करवा दिया था। सॉफ्टवेयर के भी 2 भाग होते हैं। मैंने सिस्टम मैंने वाला करवा दिया था आपको सॉफ्टवेयर, और आपको मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करवा दिया था, उसके भाग मैंने ऊपर करवा दिए थे। अब आपके सामने यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की यदि मैं बात करता हूँ तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सारे आउटपुट हो जाते हैं आप लोगों के। इनपुट के
के अंतर्गत यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे आप लोगों के जो इंटरनल है, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, साउंड कार्ड, मॉडम, ग्राफिक्स, एनआईसी जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। यहाँ से पिछली बार प्रश्न बना था। देखो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों के बन रहे हैं, तो आपको यहाँ से कर कर जाना है। देखो पूरा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ज्ञानी या फिर मैं कहूँगा कंप्यूटर के अंतर्गत आईटी कोर्स नहीं कर रहे हैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस में कैसे पढ़ना है वो मैं पूरा ढंग से करवा रहा हूँ। जो जो चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ उन पर ही ज़्यादा जोर देना आप लोग। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोगों की सी आती है, लेटेस्ट सी करके, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को पूरा ढंग से देखना है तो बेसिक कंप्यूटर बुक आती है, वो बुक अगर पूरी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है क्या क्या पेपर में पिछली बार आया उसी बेसिस पर आप लोगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब यहाँ से आप लोगों के हो जाएंगे, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसको अब हम जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इसके अंतर्गत आईटी अधिनियम 2000 कब लागू किया गया, सब लोग जानते होंगे, 17 अक्टूबर 2000। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये सारे 25 या 24 प्रश्न हैं और ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आईटी अधिनियम 2000 में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग सब जानते हैं 4 अनुसूचियां हैं। वह कौन सा अधिनियम है जो भारत की ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आईटी एक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, आईटी अधिनियम इसके अंतर्गत आ रहा होगा। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं, एक सेकेंड, यदि मैं आपसे बात करूं आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता संबंधित है, तो खंड 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आईटी अधिनियम की कौन सी धारा प्रमाणन पदाधिकारियों के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित है, तो धारा 17। देखो आपको सारी धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। कुछ ही इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट के अंतर्गत धाराएं हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ तो 66, 67, अभी आगे हम बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आईटी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है, तो 66 है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आईटी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग, साइबर आतंकवाद से यहाँ पर संबंधित हो जाएगी, तो धारा 66F हो जाएगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम के किस धारा को अमान्य कर दिया गया है, तो यहाँ पर धारा 6A को कर दिया गया है। आपको देखो 66 पढ़कर जानी है, पर 66 में एक जो धारा है ए, ये किस बेसिस पर अलग की गई ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कौन सी अमान्य कर दी गई है, तो 66A है। इसका अगर मैं बात करूंगा तो इसका भी एक अलग रीजन है, इस पर केस हुआ था, कैसे करके क्या क्या चीज़ें ये हटी हैं, दोबारा से लाई गई, फिर दोबारा से इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया गया, ये अलग एक कहानी है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, इसको ध्यान से देख सकते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को आईटी अधिनियम 2000 की धारा 6A को अमान्य कर दिया था, तो 24/3/2015 को कर दिया है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 2015 के टाइम पर ये कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है, तो 3 साल का कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा आईटी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार कंप्यूटर स्रोत कोड को नष्ट करने पर क्या जुर्माना है, तो 3 साल की कैद या 2 लाख रुपए जुर्माना, या दोनों हो जाएगा। आईटी अधिनियम 2000 की किस धारा में आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, तो याद रखना 66F है, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोगों का आतंकवाद आ जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आईटी एक्ट अधिनियम में साइबर आतंकवाद के लिए प्रस्तावित सज़ा क्या है, तो आजीवन कारावास इसके अंतर्गत हो जाएगा। आईटी अधिनियम में पहचान की
चोरी के लिए परिभाषित सजा क्या है? 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे निजी अंगों की तस्वीरें प्रकाशित करने पर क्या जुर्माना है? 3 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना है। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न अगर मैं आपसे कहूँगा ये अगली यही है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर बात करेंगे 67B की, तो इसके अंतर्गत आईटी अधिनियम की कौन सी धारा बाल अश्लीलता के लिए है? तो 67B हो जाएगी। जो 67 आप लोगों की धारा है आईटी एक्ट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या सजा का प्रावधान है? तो यदि मैं बात करूंगा, पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद या 10 लाख का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ता है। यदि मैं बात करूँगा 19वां, साइबर पोर्नोग्राफी के लिए आईटी अधिनियम की कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं? इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में सीबीआई के द्वारा एक एक्ट भी आया है और एक ऑपरेशन भी आया है। आपको कमेंट में बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या है, जो इसके द्वारा पोर्नोग्राफी को जो क्या कहते हैं सर्कुलेट करते हैं उनको रोकने के लिए। आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है। आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित आईटी एक्ट अधिनियम की कौन सी धारा है? तो 43, 66, 66D और 66C और D हो जाएगा। यदि मैं बात करूंगा, भारत में कौन से अधिनियम डाटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा पर केंद्रित है? तो कौन सी हो जाएगी? आईटी अधिनियम आप लोग सब जानते हैं। कब इसमें संशोधन किया गया, ये भी प्रश्न बन जाता है। आईटी एक्ट में संशोधन 2008 में किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न बना है, 2008 में इसका संशोधन हुआ था, इस चीज़ को आप लोग देखना। 66A आप लोगों की 2015 में हटा दी गई है, ये मैंने ऊपर बता दिया है। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। आईटी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर के संसाधनों के उपयोग करके प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी करने की सजा से संबंधित है? तो 66D हो जाएगा। अभी हमने बात की थी ऊपर। साइबर अपील न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा क्या है? तो 60 दिन हो जाएगी। 24 में जो हम क्वेश्चन की बात करेंगे वह है साइबर अपील न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश पर अपील न्यायालय कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। याद रखना, ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगभग हमने 23 से 24 प्रश्न आपको इस पूरी वीडियो में आईटी एक्ट के करवा चुके हैं। अब आईटी एक्ट के कोई भी क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ना ही है तो आईटी एक्ट के कुछ धाराएं हैं, लगभग जो मैंने आपको ऊपर एक तो बताया था 66 की सारी धाराएं, और 1-2 धाराएं हैं जिसमें 4 धारा आती है। परिभाषा के अंतर्गत कौन सी धारा आएगी, यहाँ पर हाई कोर्ट में जब इसको पेश करते हैं तो कौन सी धारा होती है, ये सारी आप लोगों को करके जानी है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 नंबर आपके लिए 100% आएगा, इस चीज़ को मानकर चलें। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पैम की। हमने वायरस कर लिया, हमने सॉफ्टवेयर कर लिया, हमने हार्डवेयर कर लिया, अब हम स्पैम पर पढ़े हैं। स्पैम होता क्या है, यहाँ पर बात करी है दोस्तों। देखो यहाँ पर स्पैम की बात की है तो आप लोग देखेंगे स्पैम बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ तो जो भी सबका एक ही उद्देश्य होता है, अपने फ़ायदे के लिए का ध्यान आकर्षित करना। या मैं आपको कुछ स्पैम के प्रकार बता सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखें तो देखो इसके अंतर्गत सबसे पहला आप लोगों का आएगा, क्या आएगा? ईमेल स्पैमिंग इसका हो सकता है। स्पैमिंग क्या होता है आज के समय, यहाँ पर ज़्यादातर है स्पैम ईमेल से ही किया जाता है। बस एक मैसेज लिख के बल्क में बहुत सारे ईमेल अकाउंट जोड़ के सभी एक साथ अवांछित विज्ञापन या मैसेज मालवेयर वायरस उपयोगकर्ता को भेजता है, ये ईमेल स्पैमिंग है। अब आता है कॉल स्पैमिंग।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, कॉल द्वारा इसको किया जाता है, तो ये पता होगा। इसमें क्या होता है, आपके पास भी कभी ग्राहक सेवा या कस्टमर केयर का कॉल आता होगा, तो ये इस कॉल स्पैमिंग है। सोशल नेटवर्किंग आप लोग सब जानते हैं, जो फेसबुक और व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी के द्वारा भी की जा सकती है। फेक न्यूज़ को फैलाना भी एक यहाँ पर किसके अंतर्गत आएगा, सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आएगा, यदि हम फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के द्वारा कर रहे हैं। वीडियो शेयरिंग साइट्स स्पैम, इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं जहां पर लोग वीडियो शेयर करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, लेकिन कुछ लोग व्यूज़ या थंबनेल पर कुछ दिखाते हैं और वीडियोस पर कुछ होता है। यह भी एक प्रकार का स्पैम होता है। कई बार फेक न्यूज़ या गलत जानकारी यूट्यूब को भी शेयर की जाती है। देखो ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कंप्यूटर का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर में आप लोगों को यही नहीं सिखाता कि कंप्यूटर क्या ज़रूरत है। देखो कंप्यूटर से आप लोगों को अभी आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करके इसके जनक आए थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन पर यहाँ पर किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो चार्ल्स बेबीज आए थे, कैसे करके भारत के अंतर्गत कंप्यूटर विकसित हुआ, इन सब पर हम जानकारी ले रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको अभी तक मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं बार बार बस यही कहता हूँ, तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इससे आगे हम लोग इन चीज़ों पर हम लोग बस इतना ही बोलते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो हम लोग सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, उनको यदि मैं दिखाऊंगा तो एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ, अब ढंग से देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंट्रोल सी तो कॉपी करना होता है, कंट्रोल एक्स कट करना होता है, कंट्रोल वी आपका पेस्ट करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी आपका कॉपी फॉर्मेटिंग होता है, कंट्रोल शिफ्ट वी आपका पेस्ट फॉर्मेटिंग होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी आपका पेस्ट स्पेशल होता है, कंट्रोल जेड आपका अंडू होता है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कंट्रोल बाय आपका रीडू होता है। इस दोनों को आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ इससे, तो इसको ध्यान से देखें। कंट्रोल पी आपका प्रिंट करना होता है, कंट्रोल आपका खोजना होता है, कंट्रोल एस सेव करना होता है। यदि मैं आपको बात करता हूँ इसके अंतर्गत फाइल क्रिएट करने की शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं, तो ध्यान से देख सकते हैं। कंट्रोल ओ आपका डॉक्यूमेंट खोलना होता है, कंप्यूटर एन आपका क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट बनाना होता है, कंप्यूटर डब्ल्यू आपका डॉक्यूमेंट बंद करना होता है, कंट्रोल F4 आपका क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट से बाहर आना होगा। देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग एक बार इस वीडियो को धीरे से करके ज़रूर देखना। थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश इसलिए है क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकट है, और आप लोग इसको अगर 2 बार देखेंगे तो ये आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के जनरल विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर कीज़ हैं। F2 से क्या होता है, फाइल का नाम बदलने के लिए। F3 क्या है, फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। F4 क्या है आप लोगों का, यहाँ पर यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ, F4 एड्रेस बार लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए। F5 क्या है, एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F8 क्या है, एड्रेस बार में जाने के लिए। F10 क्या है, मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए। Alt 4 क्या है, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए। ठीक है, शिफ्ट डिलीट क्या है, परमानेंट डिलीट करने के लिए। ऑल्ट टैब क्या होता है, यहाँ पर ये देखो ये वाला प्रश्न पिछली बार बना है कि शिफ्ट प्लस डिलीट क्या है, परमानेंट डिलीट करने के लिए। देखो कुछ प्रश्न मैं आपको डायरेक्ट यहीं से दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं। प्रश्न ये आ जाएगा, एप्लीकेशन को बीच में स्विच करने के लिए कौन सा बटन यूज करते हैं, तो ऑल्ट प्लस टैब करते हैं। पीसी लॉक कैसे किया जाता है, तो विंडो की प्लस यहाँ पर लेफ्ट की दबाते हैं तो हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। आगे अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको लगभग सारे MS वर्ड और MS एक्सेल की जितनी भी आप लोगों की कीज़ हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ एब्रिएशन की बात करते हैं जिनकी फुल फॉर्म आप लोगों के सामने हैं। तो सबसे पहले आपका रैम आएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इस चीज़ को आपको बस मुझे ये बताना है, इन दोनों में से वर्सेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। प्रश्न यहाँ से भी बनकर आते हैं। वर्सेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, आप मुझे अभी कमेंट में बताइए। वर्सेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वर्सेटाइल
मेमोरी कौन सी होती है, जल्दी बताइए मुझे। इसके अंतर्गत रैम और रोम के अंतर्गत, तो रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग मेमोरी है। यूआरएल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। फिर यूएसबी आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। वायरस की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाएगी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। ठीक है, यूपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, अनइंटरप्टेबल। अगर बात करेंगे पावर सप्लाई हो जाएगा। यदि मैं आपसे बात करता हूँ आईपी की, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन दोनों को आप लोग अच्छे से देखना, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से बनने के पूरे चांस होते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इन दोनों को आप लोग देख लेना। एक तो सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। एक आता है HTTPS, तो हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है। जीपीयू की बात करते हैं तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। जीडीआई की बात करेंगे तो ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस हो जाएगा। आईसीपी की बात करेंगे तो इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल हो जाएगा। जियो की बात करते हैं तो गार्बेज इन गार्बेज आउट की बात हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अभी एक आता है बीबो, याद रखना बीबो भी होता है आप लोगों का, इस चीज़ को अभी मैं आगे बताऊंगा। जीमेल होता है आपका ग्राफिक मेल होता है। कैन आप लोगों का कैंपस नेटवर्क हो जाता है, एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। एक आपका पैन हो जाएगा, PAN, ठीक है। एक LAN हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, इस चीज़ को आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ MAN हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को देखने होंगे। CAL हो जाता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँगा GPL की क्या होगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस हो जाएगा। GCR ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग इसका हो रहा होगा। MSN आपका माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क हो जाएगा। BCC आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। VIDI आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल डिस्प्ले यहाँ पर, सॉरी वर्चुअल डेस्कटॉप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा होगा। लगभग यहाँ पर हमने अभी तक आपके सामने 25 से ज़्यादा एब्रिएशन और उनकी फुल फॉर्म्स को आपके सामने रखा। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, इस 30 मिनट के अंतर्गत हमने क्या क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। इस 30 मिनट के अंतर्गत, इस 30 मिनट में यहाँ पर आप लोगों के सामने हम लोगों ने क्या क्या करा है उसको मैं बता देता हूँ। इसके अंतर्गत हमने, यदि मैं आपसे बात करूँ तो हमने सॉफ्टवेयर को समझा। किसको समझा, सॉफ्टवेयर को समझा। उसके मैंने आप लोगों को दो भाग बताए, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न कहाँ से बनता है इसमें, इसमें इसके एग्जाम्पल से बनते हैं। सारे एग्जाम्पल आपको करके जाने हैं, मैंने आपसे कहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आपका आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के मैंने पूरे के पूरे आप लोगों को दोनों के दोनों भाग पूरे करवाए, जिसमें हमने इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर करवाया। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर में कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग खुद से पढ़ लेना, और जो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं उनको भी आप अच्छे से देखना। अगर मैं बात करूँगा, मैंने यहाँ पर आपको अभी करवाया IT एक्ट के अंतर्गत 24 प्रश्न करवाए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग जितना मैंने अभी तक आपको करवा दिया सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा को जरूर जाकर, जब इस वीडियो के बाद परीक्षा देंगे तब आपको एहसास होगा ये वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अब आगे आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर के तौर पर पूछे जा सकते हैं, उसको बता देते हैं। कंप्यूटर के जनक से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिए। कंप्यूटर के आविष्कार सर्वप्रथम आप लोग जानते हैं किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने सिर्फ ये आपको करना है कि जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो किस आधार पर बना था। देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अगर लिखवाने बैठूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, शायद आगे अभी एक क्वेश्चंस में मैंने पूरा करवा भी रखा है चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कंप्यूटर की माता भी पूछी जाती है, अभी हमने आपके जनक के बारे में बात कर ली, पिता के बारे में, तो माता इसकी क्या हो जाएगी, एडा लवलेस। याद रखना एडा लवलेस इसकी माता हो जाती है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट इसके हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगा आधुनिक कंप्यूटर की तो एलन ट्यूरिंग इसके बिल्कुल सही हो रहे होंगे। अगर हम आगे बात करते हैं लैपटॉप का आविष्कार किसने किया तो एडम ऑसबॉर्न के द्वारा 1981 में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक कौन हैं? जॉन वेनिसेंट हैं, 1945 में किया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो जॉन वी एटना सॉफ हैं और सिफोर्ड बेरी इसके हो रहे होंगे। इस चीज़ को आप लोग देखना। देखो कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न आपको घुमा के दिया जा सकता है, क्योंकि देखो प्रश्न क्या बनेंगे जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेंगे। प्रश्न वो देखने को मिलते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अलग से हटकर होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जनक बहुत कम विद्यार्थी को पता होगा, तो जॉन विनीसेंट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसी में थोड़ा सा डिजिटल और लग गया, तो वो जॉन वी एंटना सॉफ और सिलिफोर्ड बेरी हो रहे होंगे। इन दोनों को आप लोग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, लैपटॉप का आविष्कार भी पूछा जा सकता है। एडम ऑसबॉर्न हो जाएगा 1981। भारत के अंतर्गत बात करते हैं अब, तो भारत की बात होगी तो विजय भाटकर का नाम ना आए तो बहुत ज़्यादा ये आप लोग यहाँ पर गलती करेंगे। देखो विजय भाटकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपसे कैड परम कंप्यूटर अगर बात करते हैं, परम कंप्यूटर 8000 की, तो आप लोग कहेंगे क्या है वो, तो ये आगे महत्वपूर्ण चीज़ें देखो यहीं से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इनके द्वारा ही ये चीज़ें हुई हैं। तो भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक विजय पांडुरंग भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में लोकप्रिय हैं। याद रखना प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो परम 8000 कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, सब लोग जानते हैं। किसने बनाया था? कैड ने बनाया था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो विजय पांडुरंग भाटकर के द्वारा बनाया गया। ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए बनकर आ सकता है। इतने सही तरीके से आप लोगों को यहाँ समझाया जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार 1966 में हुआ था। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ या नहीं, इस चीज़ को बहुत अभी पता नहीं है, इन चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाती है। बल्कि कंप्यूटर युग की शुरुआत सन 1952 कलकत्ता में शुरू हो गई थी। किसने करी थी? एक और इम्पॉर्टेंट है, वो हैं द्विसेज दत्ता। याद रखना द्विसेज जो दत्ता हैं, इनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहला कंप्यूटर आया था। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1952 में। कुछ प्रश्न वो होते हैं जो आपके लिए वन लाइनर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं। आप लोग अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहना, क्योंकि ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक ऊपर पूरी थ्योरी समझी, उस पूरी थ्योरी का यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोगों ने वन लाइनर लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो में कुछ देखें ना देखें, परंतु ये 200 क्वेश्चन जरूर देखकर जाना। मैं वादा करता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आप अगर कंप्यूटर लेवल का दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो जिसका पूरा नाम अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो क्या हो जाएगा। देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अर्थमेटिकल लॉजिकल टास्क को करती है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है मैंने ऊपर अच्छे से देखो स्टार्टिंग में इसलिए थ्योरी समझाई, क्योंकि थ्योरी के बाद आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखो इनपुट है, इनपुट से डाटा गया कहाँ पर? सीपीयू में, और सीपीयू से इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट हो गया। इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप लोग यहाँ पर मॉनिटर भी जोड़ देते हैं, माउस भी जोड़ देते हैं, इनपुट डिवाइस जिसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस जिसको कहते हैं, इस पूरे उसको जो आर्किटेक्चर होता है किसका होता है? कंप्यूटर का होता है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में इसलिए आपको अच्छे से समझाया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1830 में किया। मैंने बार बार ऊपर बता दिया है, बहुत बार ये प्रश्न बनकर आएंगे। इससे पहले मैंने आपको सारे जितने भी आप लोगों के बन सकते हैं जनक और आविष्कार वो भी करवा दिए हैं, उसको भी आप लोग जरूर देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं।
हैं पहले जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आई थी, तो 1946 से लेकर 59 में वैक्यूम ट्यूब, याद रखना वैक्यूम ट्यूब के बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। इसके बारे में मैं और जानकारी नहीं दूंगा। अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग क्या करें, मेरी दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा अच्छे से करवाया है, परंतु उसके लिए आपको वो हमारे चैनल को ज्वाइन करना पड़ता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण डाली हैं। अगर आपको पूरा ढंग से पढ़ना है तो आप लोग हमारे ज्वाइन वाले बैच में जुड़ सकते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों का ट्रांजिस्टर पर आधारित था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों का VLSI पर था। और लास्ट जो आपका फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रही है वो ULSI है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आंसर होता है। आगे चलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कंप्यूटर का नाम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अबेकस द्वारा है। अबेकस अगर मैं बात करूँगा तो आगे आपको अभी थोड़ा सा मैं पूरा ढंग से करवा दूंगा। इसको अगर मैं बात करूँगा स्टार्टिंग तो यहाँ पर 1100 शताब्दी में हुई है, 1100 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी, चीन द्वारा किया गया था। परंतु उससे पहले भी एक महाद्वीप के द्वारा इसको खोजा गया था, वो आपको मुझे कमेंट सेशन पे बताना है, परंतु चीन इसका सही उत्तर होगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवंबर 1945 में इनेक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे प्रश्न भी आपके लिए बन जाते हैं। कुछ मैंने ऊपर फुल फॉर्म करवाई थी और कुछ इन क्वेश्चंस में फुल फॉर्म आएंगी, उनको भी जरूर करके जाना, प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। आईनेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का। ये कब हुआ था, नवंबर 1945 में ये पहला था। और किस जिसे जॉन मॉचली और प्रोफेसर यहाँ पर जे प्रेस्पर एकल्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देखकर जानी है। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, देखो यहाँ पर आप बहुत चीज़ों पर फंस सकते हैं, वो मैं अभी आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। एक आपका जापान का है फुगाकू, याद रखना फुगाकू सबसे पावरफुल कंप्यूटर है आज तक का। मैंने पावरफुल की बात करी है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। यदि मैं आप लोगों से बात करूँगा इसके तर्ज पर भी एक अभी और बन जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देखना। यदि मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर भारत में सीडेक पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व की वरीयता में 75वां क्रम मिला है। और एरावत कौन है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। पहला सुपर कंप्यूटर यहाँ पर बात करते हैं तो इलिआक 4 हो रहा होगा, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। 1975 में इसका काम आरंभ किया गया था। सीमिट क्या है, सीमिट USA एक IBM निर्मित सुपर कंप्यूटर सीमित अब ऊर्जा विभाग DOE के ओक रिज नेशन लैबोरेटरी में चल रहा है। ये सबसे तेज कंप्यूटर है। हाल ही में अगर बात करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हाल ही में अमेरिका के फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, जापान के फुगाकू जो मैंने आपको बताया था पावरफुल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन चुका है। सबसे तेज गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो फ्रंटियर कंप्यूटर हो जाएगा। देखो ऊपर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई उसको ध्यान से समझना, प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। आगे चलेंगे। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ हो जाएगा, इस चीज़ को देख लेना। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। अबेकस क्या है, अबेकस के अंतर्गत बात करेंगे आविष्कार, तो चीन में अबेकस शब्द ग्रीक शब्द अबेकस से लिया गया है। याद रखना कहाँ से लिया गया है, अबेकस से लिया गया है, जिसका अर्थ सारणी रूप में कहा जाता है। याद रखना इसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन, याद रखना प्राचीन बेबीलोन से 300 से 1500 ईस्वी में बीच हुआ। अबेकस की गिनती सबसे पहले यहाँ पर मशीन के रूप में की जाती थी। याद रखना ये पहली मशीन थी जिसको गिनती की पहली मशीन कहा जाता था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन में। परंतु अगर बात करेंगे
चीन की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। आगे बात करेंगे सीपीयू की, तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है, तो मदरबोर्ड में होती है। मैंने बता दिया ऊपर ऊपर जो मैंने थ्योरी करवाई, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, उसके बेसिस पर ही यहाँ प्रश्न बनाए गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर है एक पर्सनल कंप्यूटर, एक पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था। कौन, क्या किया गया था, इंटेल 4004, याद रखना 1971 में किया गया था। कंप्यूटर में EXE क्या है, देखो ये प्रश्न बना था या नहीं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूटेबल कहते हैं, याद रखना, बहुत बार प्रश्न बन जाता है ऐसा। ऐसे आप लोगों को सारे आपके जितने भी आप लोगों के एक्सटेंशंस हैं वो पूरे आपको पूरे पढ़कर जाने हैं। फादर ऑफ, यहाँ पर बात करेंगे पंच कार्ड की, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, हरमन हॉर्लिथ हो जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ईमेल का फुल नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत, एक सेकेंड, अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत आप लोगों का, भारत की सर्वप्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, तो कंप्यूटर साक्षरता में प्रथम जिला कौन सा है, मलप्पुरम है, और ये कहाँ पर है, केरल राज्य में है। तो आपसे केरल राज्य बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से करना है। बात करेंगे किसी प्रोग्राम में बग को क्या कहा जाता है। बग का मतलब होता है कि किसी भी कंप्यूटर में अगर एरर आ जाता है तो उसको बग कहते हैं। अगर मैं बात करूँगा कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था, CDEC में बनाया गया था, ऊपर बात हो गई। कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी कौन सी है, इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जितने भी नीचे इम्पोर्टेंट हैं इसको देख लेना। रोम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। याद रखना, रैम कौन सी मेमोरी है, जब हम इसको किसी भी कंप्यूटर को शुरुआत में अगर हम लोग चलाते हैं तो वो रैम पर ही चलेगी। अगर मैं अभी मोबाइल आप लोग जो देख रहे हैं तो वो आप रैम पर देख रहे हैं। किसी भी मेमोरी को सेव कहाँ किया जाएगा, तो आप लोगों के रैंडम ओनली मेमोरी के अंतर्गत किया जाएगा। कौन सी टेम्पररी मेमोरी है जो लाइट जाते ही यहाँ पर चले जाएगी, या फिर जैसे ही घर में अगर लाइट चले जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो कौन सी टेम्पररी मेमोरी है, तो रैम है। परमानेंट मेमोरी रोम हो जाती है। अगर बात करते हैं कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी, तो फोर्ट्रॉन थी। लेजर प्रिंटर में कौन से लेजर का प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप किसके बने होते हैं, कितनी बार ये प्रश्न बनकर आया होगा, तो सेमी कंडक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँगा जिसको अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, किसमें, आईसी चिप जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं, तो इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार JS किल्बी के द्वारा किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपको मुझे कमेंट सेशन में बताना है। एप्पल के आपको संस्थापक कमेंट सेशन में बताना है। WWW के संस्थापक आपको कमेंट सेशन में बताना है। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक की बात की गई है, तो पॉल एलन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लगभग सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोग सोचते हैं, जो एग्ज़ाम पर आते हैं, जो आप लोगों को लगता है और आप लोग छोड़कर चले जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, वो मैंने सारे यहाँ पर रखे हैं। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम जाने से पहले इस पूरे लेक्चर को ज़रूर देखना। अब आगे बात करते हैं। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो यह क्लिप बोर्ड के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कर्सर कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलेंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन के मध्य
क्या होता है, तो बस होती है। देखो बस आपको पता होनी चाहिए, जितनी भी आपके डिवाइस जुड़े होते हैं वो एक दूसरे में बस के कारण होते हैं। जब आप लोग क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, जब आप लोग धीरे धीरे करके बस के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, नोड के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी हायर कंप्यूटर जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आप लोगों को अभी सिर्फ जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग पढ़ें। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए होती हैं इंपॉर्टेंट। मदरबोर्ड में बस के गति की इकाई किससे नापी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये वाली बस नहीं है जिसमें आप स्पीडोमीटर से नापेंगे, ये बस है कंप्यूटर के अंतर्गत। मदरबोर्ड में बस की गति को कैसे नापेंगे, मेगा हर्ट्स के द्वारा नापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यहाँ पर आता है बाइनरी है, द्विआधारी अंकन जिसको बाइनरी नंबर कहते हैं, तो 0 और 1 होता है। इसी के बेसिस पर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा प्रवेश होता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर में डाटा जब इनपुट होता है तो उसको क्या कहेंगे इनपुट डिवाइस के द्वारा ही यहाँ पर अंदर किया जाता है कोई भी डाटा। इनपुट डिवाइस की अगर कुछ लिस्ट की बात करते हैं तो ध्यान से पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक टैबलेट, वेबकैम, ट्रैक बॉल। देखो होने को तो बहुत सारी हैं, सारी नहीं कर सकते, लिख सकते, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपके सामने लाया हूँ। यदि आप लोग अपनी कॉपी में अलग से और जोड़ना चाहते हैं तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, होने को 50 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कीबोर्ड और माउस क्या है, कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस है, ऐसे प्रश्न बनकर आते हैं। सिंपल प्रश्न पूछेगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को बस आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, और इनपुट डिवाइस आपने अगर एक बार भी पढ़ी होती है, समझी होती है, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते। जॉयस्टिक क्या है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले अभी ऊपर आपको बता दिया। जॉयस्टिक आप लोगों का एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, ये आपका दोबारा पूछे जा सकते हैं, तो खेलने के काम आता है, गेम खेलने के लिए आता है जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल आप लोग सब जानते हैं। ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है, तो आपके माउस से मिलता जुलता है। कभी मैं आपको ट्रैक बॉल को अलग से एक पूरा का पूरा डिवाइस दिखा दूंगा। माउस आपका ऐसे होता है, आप लोगों को पता होगा, इसके ऊपर कर्सर होगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपका ट्रैक बॉल होता है, उसमें ऐसे करके बना होता है, तो वो मैं आपको कभी अलग से बता दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है, सीपीयू से प्रोसेस डाटा को यूजर में पहुंचाना है। कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइस हैं, उनको समझेंगे, एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँगा तो कंप्यूटर स्पीकर है, जीपीएस है, हेडफोन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ठीक है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, बैरल रीडर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बैरल रीडर, ठीक है। प्लॉटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है। लगभग अभी 50 मिनट हुए हैं, आपको 1.5 घंटे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी आपको बैठना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो पूरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न जरूर बन जाएंगे। आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इस वीडियो को देखें, दोबारा इस वीडियो को तेज़ स्पीड में देखें, और उसके बाद एक बार और देख लें, तो आपके कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस यूनिट में नापा जाता है, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में नापा जाता है। कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में नापा जाता है। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड कहा जाता है। सीपीयू के स्पीड मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग होता है, तो क्लॉक स्पीड का होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, सीपीयू और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डाटा बस का होता है। कंप्यूटर में डिलीट की हुई सभी फाइलें
कहाँ होती हैं, तो रिसाइकिल बिन में होती हैं। रिसाइकिल बिन से उसको वापस लाने के लिए एक रिसाइकिल बिन नामक यहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स बनाया होता है और उसमें कोई भी अगर हम डिलीट कर देंगे तो वहाँ पर चले जाएगा। उससे अगर हमें वापस लाना है तो हम लोग उसको क्लिक करके दोबारा यूज़ करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग देख लेना। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को क्या कहते हैं, ड्रैग और ड्रॉप। याद रखना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है। किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखने या एक्सेस करने के लिए कौन सी क्लिक का प्रयोग करते हैं, तो राइट क्लिक का करते हैं। देखो, आपके लिए ये पूरी वीडियो हमने बनाई है, लगभग एक दिन पूरा लगा है। यदि आप लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इसकी पूरी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका हमने प्राइस रखा है सिर्फ 5 रुपये। 5 रुपये इसलिए रखा है क्योंकि देखो, बनाने में टाइम लगा है, हमारा पूरा टाइम लगता है, कोई भी यहाँ पर स्वार्थ की बात नहीं है। पर 5 रुपये में यदि आप लोग इस पूरी PDF को लेते हैं तो आपका कोई भी एग्ज़ाम आगे किसी भी, आप अगर SSC सीजल को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आप इसको आराम से अच्छे से कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। फ्लॉपी डिस्क में डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो ट्रैक्स में होता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिसे नहीं छू पाएंगे आप लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये 2 प्रकार अच्छे से करके जाने हैं, ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, एक तो है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है किस किस के अंतर्गत क्या क्या आपका यहाँ पर उपयोग होता है, ये चीज़ को आपको देखना है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ इस चीज़ को देखना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। आगे चलेंगे, कोई लैन को जोड़ने के लिए उपकरण का उपयोग होता है, राउटर का उपयोग होता है। बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ पर होता है, तो रोम बायोस पर होता है। मैंने कहा था ना, एक बायोस करके होगा आप लोगों के लिए। ये क्या है आप लोगों का, ये आपका बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। यदि मैं आप लोगों से कहूँगा हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो सेक्टर्स में होता है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को क्या कहते हैं, याद रखना, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में होता है, हर्ट्ज में नापा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। CPU की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए CPU और रैम के बीच निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, कैचे मेमोरी का। याद रखना, कैचे मेमोरी से भी एक ज़्यादा तेज़ मेमोरी है, वो है रजिस्टर। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो आपका रजिस्टर आएगा, फिर आप लोगों का कैचे मेमोरी आएगा, फिर आप लोगों का यहाँ पर रोम देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों का रैम देखने को मिले। ये सारे के सारे आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से करके जानी है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कंप्यूटर स्टोरेज को कैसे मापा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके मापने की यूनिट क्या क्या है। तो 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। यहाँ से प्रश्न कितनी बार बने हैं, हो सकता है आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिले। 8 बिट होता है 1 बाइट। यहाँ पर क्या है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। ये वाला प्रश्न आपके उसमें आया था कि 1024 बाइट, याद रखना ये प्रश्न आया था, 1024 बाइट बराबर कितने होता है, तो 1 KB होता है। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 MB बराबर यहाँ पर क्या होगा, 1024 KB होगा। 1 GB बराबर 1024 MB होगा। 1 TB बराबर 1024 GB होगा। और ऐसे ही एक पेंटा यहाँ पर बात करेंगे तो आपका टेराबाइट होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण होने को तो आप लोगों के 15 तक जाते हैं, परंतु यहाँ तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं। आगे चलेंगे, कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए ये सारे के सारे आप लोगों के स्टोरेज डिवाइस हैं। क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं,
ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। आगे चलेंगे। वॉलेटाइल मेमोरी मैंने कहा था क्या होती है, ध्यान से देखें। जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर नहीं होती, अर्थात आर ए एम हो जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी वह है जिसमें हम इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते। वॉलेटाइल मेमोरी है यानी पावर ऑफ होने पर, सिस्टम बंद होने पर वॉलेटाइल मेमोरी का कोई भी वजूद या फिर कोई भी मौजूद डाटा इसके अंतर्गत नहीं होगा यानी डिलीट हो जाता है। वो क्या होगा, रैम के अंतर्गत होगा। अब ऐसे ही नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वह मेमोरी जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन कैसे आई, किसी भी डाटा के द्वारा सीपीयू में गई, वहाँ से आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन आप लोगों की कब परमानेंट रहती है, जब ये रोम में होती है। और रोम में होगी तो यानी रोम क्या है आप लोगों का, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। याद रखना, बहुत बार प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट होती है, प्रश्न यहाँ से भी बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो मैंने प्रश्न करवाए हैं मैं इनको सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। लगभग इन पूरे 200 प्रश्न में से 100 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके इतने इम्पॉर्टेंट हैं जिसको आपको डायरेक्ट रटना चाहिए। बिट और बाइट में कौन छोटा है, सब जानते हैं, बिट है। फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है 1.44 MB। अब आपको करना है सीडी की कितनी है, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी की कितनी है। याद रखना डीवीडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है। फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर इतनी होती है। चुंबकीय डिस्क में आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न बहुत बार बनते हैं। ऐसे प्रश्न आप लोगों को घुमा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप में क्या अंतर है। डाटा रिकॉर्डिंग के लिए चुंबकीय टेप में चुंबकीय सामग्री को टेप के केवल एक लेपित किया जाता है। याद रखना, केवल एक तरफ से लेपित किया जाता है। जब दो तरफ से लेपित किया जाएगा यानी डेटा रिकॉर्डिंग के लिए मैग्नेटिक डिस्क में प्लेटर्स के दोनों तरफ से चुंबकीय सामग्री का लेपन किया जाता है। एक तरफ से किस में किया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देखना। चुंबकीय किसके अंतर्गत, टेप के अंतर्गत। और चुंबकीय जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें दोनों तरफ से किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में शुद्ध अशुद्धि को क्या कहा जाता है, मैंने ऊपर बताया, बग। तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर बग कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डाटा को उपयोगी बनाना। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। बात करते हैं आगे। वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है। डाटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है, MS एक्सिस है। वायरस का पूरा नाम क्या है, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज हो जाएगा। अंडर सॉलिटेड ईमेल क्या होती है, स्पैम होती है, मैंने ऊपर बताया था। बहुत बार मैंने यही बोला है, पहले अगर आप लोगों ने मेरा थ्योरी वाला सेक्शन इसी वीडियो में ऊपर नहीं देखा है तो नीचे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। SSD क्या है, SSD एक प्रकार का स्टोरेज ड्राइव होता है। यह डाटा डिजिटली स्टोर करता है। यह एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कंप्यूटर में रिसेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, तो कैचे मेमोरी के अंतर्गत होता है। देखो 1 घंटे में मैंने पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को कंप्यूटर का हर एक क्षण, हर एक कोना समझाने की। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अगर बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को क्या कहते हैं, तो इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनकर आया था कि मॉडिफायर की निम्न में से कौन सी है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं। कंप्यूटर चालू करने को बूटअप कहते हैं। कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। इन 12 फंक्शन की को आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये 12 की 12 फंक्शन की हो सकता है इस बार आपके पेपर में देखने को मिले। कंट्रोल C
कॉपी के लिए होता है, एक्स आपके लिए कट करने के लिए होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी होता है, कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए ऑल्ट F4 होता है, एस CSC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। अब बात करते हैं एल्गोल की बात करते हैं तो क्या होगा, एल्गोरिथमेटिक क्या एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हो रहा होगा। अगर मैं बात करूँगा ALU की तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा। ASCII की फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज हो रहा होगा। बेसिक का फुल फॉर्म अगर बात करेंगे तो बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा। आगे बात करेंगे BCD का फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी कोड डेसिमल होगा। बायोस का क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, शायद मैंने वहाँ बाइनरी बोल दिया था, ये बेसिक होगा, इसको अच्छे से देखना, बहुत बार प्रश्न आपके बनते हैं। कैट की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एड डिज़ाइन होती है। कैम की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एड मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैट स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टेम्प्रोग्राफी स्कैन इसकी बिल्कुल हो रही होगी। CD की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। C की सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स होगी। कोबोल की क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो रही होगी। कोमल की क्या होगी, यहाँ पर ये होगी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस हो रही होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे CPU की तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ों को जानें। ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न की वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं, तो कंप्यूटर के ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। DOS फुल फॉर्म की बात करेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DTS की बात करते हैं तो डेस्कटॉप सिस्टम हो जाएगा। E-कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। NLEC का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हो रहा होगा। फैक्स, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, बहुत सारे विद्यार्थी को ATM का पता होगा, शायद इसका भी ना पता हो, आपको कमेंट में बताना है ATM की फुल फॉर्म क्या है। तो फैक्स की क्या होती है, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है। फ्लॉप्स के बारे में पूछते हैं, फ्लॉप क्या है, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड इसका होता है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको जरूर देख कर जाना। फोर्टॉन का पूछा जाता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL आपका होता है लो लेवल लैंग्वेज। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISH होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। देखो कितनी जल्दी आप लोगों को मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, देखो ऐसे ही करके आपको पूरे करने होते हैं। ठीक है, LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है आपका मेन एरिया नेटवर्क। आपका ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे LDU की, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट होगा। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग हो रहा होगा। LLL मैंने आपको बताया लो लेवल लैंग्वेज। MICR मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फिर बोलूँगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं MIPS की, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड भेजता है, तो उसके लिए इसका उपयोग होता है। मॉडम का फुल फॉर्म क्या होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होगा। मॉब्स का होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर मिलियन पर सेकंड के अंतर्गत जब भेजे जाते हैं उसके लिए होता है। MPU की फुल फॉर्म होती है माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की जैसे होती है आप लोगों को पता है, वैसी MPU की होती है। NIC नेट की क्या होगी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क होती है। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC की होती है पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, PROM की होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM की होती है रीड ओनली मेमोरी। SNOBOL की होती है स्नोबॉल की होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS की होती है
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बात करते हैं वीडीयू की, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। वीएलएसआई की होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। यूएलएसआई की होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। डब्ल्यू की होती है, मैंने आपसे पूछा था डब्ल्यू के संस्थापक कौन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब। डीपीटी की होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होगी। आरपीजी की रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होगी। आईएसपी की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगी। प्रोग्राम का वह समूह जिसमें दस्तावेजों को पूरे सेट होता है तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में होता है तो सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं। कौन सा आपका सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इंटरनेट के जनक कौन हैं, टिम बर्नर्स-ली होंगे 1969। शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित हुआ, अपरा नेट के द्वारा हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब मैंने आपसे पूछा था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हुआ है। बात करते हैं वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ईमेल किसकी तरह है, तो पत्र लिखने जैसे है, जैसे जैसे हम पत्र लिखते हैं वैसे ही ईमेल में किया जाता है, परंतु कैसे, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूँगा इंटरनेट, एक सेकेंड, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितने रैम की आवश्यकता होती है, तो 32 रैम की। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। एनएटी का पूरा नाम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है। एआई का पूरा नाम फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एनओएस फुल फॉर्म क्या है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि बात करेंगे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा ब्राउज़र, ये सभी क्या हैं, तो ये वेब ब्राउज़र हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर डालकर दे दे, वहाँ पर आपको इनपुट कुछ भी डालकर दे दे, तो आपको ये पता होनी चाहिए ये सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जानते हैं, होस्ट के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले जा सकता है, यह प्रोसेस किसकी मदद से होता है, एफटीपी की मदद से होता है। एमआईएमई क्या है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है। कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, तो .org, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा डोमेन होता है, तो नेट डोमेन होता है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, साइबर स्पेस। ये प्रश्न मैं आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट बोलूँगा। लगभग 1 घंटा 10 मिनट हुआ है जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को, पूरे कंप्यूटर का एक हमने निचोड़ आपके सामने रखा है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताना। IPv6 कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम खेलने के लिए प्रयोग होती है, तो जावा होती है। जावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करते हैं इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं, तो इसको ब्राउजिंग कहा जाता है, ठीक है। लॉगिंग नेम और पासवर्ड के लिए वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है, पैच कहलाती है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो @ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे एक शैक्षणिक संस्थान के लिए कौन सी होगी, तो .edu होती है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे निम्न ईमेल का जनक कौन है, तो रे टॉमस्लिन होगा। लगभग यहाँ पर आज हमने आप लोगों के सामने क्या क्या पढ़ाया, इसका एक भाग और आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 यानी आज हमने क्या क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ।
पहले मैंने थ्योरी पार्ट में सॉफ्टवेयर करवाया आप लोगों को, सॉफ्टवेयर अच्छे से करवाया, हार्डवेयर अच्छे से करवाया आप लोगों को, ठीक है। वायरस के बारे में बताया, वायरस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वायरस है जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप लोगों को दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं और जो आप लोगों को दूसरे पार्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से कहूँ यहाँ पर मैंने और क्या करवाया, यहाँ पर मैंने स्पैम पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ पर सारे जनक करवाए, भारत में कंप्यूटर के जनक, यहाँ पर मैंने जितने भी जनक हो सकते हैं वो पूरे करवाए। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर आईटी एक्ट पूरा करवा दिया। आईटी एक्ट के लगभग मैंने 24 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। अगर मैं बात करूँगा इस पूरे वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मैंने आउटपुट और इनपुट डिवाइस पूरा करवाया। आपको यदि मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस पूरे वीडियो के अंतर्गत मैंने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आप लोगों को समझाया। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत मैंने ये बताया कि कैसे करके आप लोगों को प्रश्न बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से देखने चाहिए। देखो ये सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप लोग समझना। इसका दूसरा भाग आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आप मेरे इस चैनल पर 1000 लाइक करेंगे, तभी मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊंगा। जितनी जल्दी 1000 लाइक हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको पूरा बना रहा हूँगा। कि सारे के सारे आपके लिए ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको आज जो करवाया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन पर ज़रूर बताना, क्योंकि कंप्यूटर का एक पूरा वीडियो हम लोगों ने ये तैयार किया है जो उत्तराखंड के जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर है, आरओ एआरओ है, आपका 9 तारीख को होने वाला वीडियो है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम से 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा भाग इसका आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ेंगे। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते हैं तो आप लोगों को ये आज और कल याद रखना। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ जिसने पूरा वीडियो देखा है, मैंने ये अंत में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए ही है जिसने ये पूरा वीडियो देखा है। आज और कल याद रखना, आज और कल यानी मैं आपसे बोल सकता हूँ ये मानकर चलें 25 तारीख तक पूरा का पूरा ये आपको पीडीएफ पूरा फ्री मिल जाएगा। उसके बाद ये 5 रुपये से 10 रुपये पीडीएफ के उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है जो मैंने आज आपको बात कही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेशन पे बताना। मेरी पूरी एक दिन की ये मेहनत आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिट होगी आप मुझे कमेंट सेशन पर बता सकते हैं। क्या हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आएँ इसको भी बताएं। जोशी सर क्लासेस में आप लोगों ने हमारे साथ 1 घंटा लगभग 14 मिनट बिताए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।